So today we'll be learning about the respiration steps. So respiration involves the following steps. So number one being breathing or pulmonary ventilation, by which atmospheric air is drawn in and CO2 air is released out. Diffusion of gases, that is oxygen and carbon dioxide, across the alveolar membrane. Transport of gases by the blood. Diffusion of oxygen and carbon dioxide between the blood and tissues. Utilization of oxygen by the cells for catabolic processes and release of CO2. तो ये रेस्पिरेशन के स्टेप्स हैं. जो पहला स्टेप है ये है ब्रीदिंग और यानी पल्मोनरी वेंटिलेशन, जिससे हम हमारे जब सांस लेते हैं तब ऑक्सीजन रिच एयर जो है वो अंदर जाता है और हम जब ब्रीद आउट करते हैं तब CO2 रिच एयर बाहर आता है. इसको ब्रीदिंग और यानी पल्मोनरी वेंटिलेशन कहते हैं. तो सेकेंड प्रोसेस जो है वो है डिफ्यूजन ऑफ गैसेस. तो तब जब हम ऑक्सीजन रिच एयर को इनहेल करते हैं यानी सांस लेते हैं अंदर, तब हमारे एल्वियोलार मेम्ब्रेन में जो है वहाँ एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है. क्या एक्सचेंज होता है? ऑक्सीजन रिच जो एयर है एल्वियोलाई में, जो ऑक्सीजन जो है वो एल्वियोलाई से ब्लड के अंदर जाता है और ब्लड में जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो एल्वियोलाई के अंदर आता है और उस एयर को हम ब्रीथ आउट करते हैं. तो ये है डिफ्यूजन ऑफ गैसेस. सेकेंड स्टेप जो है ये डिफ्यूजन कहाँ होता है? जो एल्वियोलर सैक है उसमें डिफ्यूजन होता है, वो सेकेंड स्टेप होता है. थर्ड इज ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस बाय द ब्लड. तो हमारा गैसेस का डिफ्यूजन हो गया, तो जो ऑक्सीजन है वो ब्लड के अंदर चला गया. अब ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है ये सभी पार्ट्स ऑफ द बॉडी में ट्रांसपोर्ट होता है. सभी पार्ट्स ऑफ द बॉडी को ये ब्लड जाता है ताकि ऑल द सेल्स इन द बॉडी, सभी सेल्स को ऑक्सीजन रिच ब्लड यानी ऑक्सीजन जो है वो सभी सेल्स को मिले. ये है थर्ड स्टेप. फोर्थ स्टेप है डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड बिटवीन द ब्लड एंड द टिश्यूज. तो ये ऑक्सीजन रिच ब्लड जो है ये सभी पार्ट्स ऑफ द बॉडी को जाता है और यहाँ एक एक सेल में क्या होता है वहां और एक डिफ्यूजन होता है. इस डिफ्यूजन में ब्लड में जो एक्सेस ऑक्सीजन है वो ऑक्सीजन डिफ्यूजन से ये सेल्स के अंदर जाता है और सेल्स जो है सेल्स में जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो ब्लड के अंदर आता है और ब्लड को कार्बोनेटेड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बनाता है और ये ब्लड फिर लंग्स को जाता है प्यूरिफिकेशन के लिए. तो हमारा फोर्थ स्टेप जो है ये है डिफ्यूजन. ये डिफ्यूजन कहाँ होता है? ये डिफ्यूजन होता है हमारे एक एक सेल में और यानी टिश्यूज में, जहाँ ऑक्सीजन सेल के लिए प्रोवाइड होता है और कार्बन डाइऑक्साइड जो सेल में है वो ब्लड के अंदर फिर आ जाता है. ये हो गया हमारा फोर्थ पॉइंट का. नेक्स्ट इज द फिफ्थ पॉइंट. फिफ्थ पॉइंट जो है ऑक्सीजन, जो हमारे सेल यूटिलाइजेशन ऑफ ऑक्सीजन. तो ये जो ऑक्सीजन हमने सेल के अंदर दिया है डिफ्यूजन के मदद से, ये ऑक्सीजन यूटिलाइज होता है. ये यूटिलाइज मतलब यूज होता है. ये ऑक्सीजन किसके लिए मदद होता है? कैटाबॉलिक रिएक्शंस के लिए. कैटाबॉलिज्म यानी ब्रेकिंग डाउन. तो ये ब्रेक डाउन रिएक्शन यानी कैटाबॉलिक रिएक्शन में ये मदद होता है. कौन सा मदद होता है? ऑक्सीजन. तो ये ऑक्सीजन मदद होता है कैटाबॉलिक रिएक्शंस के लिए और इस रिएक्शन में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है एक प्रोडक्ट की तरह. तो ये हुआ रेस्पिरेशन के स्टेप्स. सो पहले से देखेंगे. तो फर्स्ट स्टेप है हमारा ब्रीदिंग और पल्मोनरी रेस्पिरेशन, जिससे ऑक्सीजन अंदर जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड रिच एयर बाहर आता है. द सेकेंड वन इज डिफ्यूजन ऑफ गैसेस इन द एल्वियोलाई. तो एल्वियोलाई में जो ऑक्सीजन है, जो ऑक्सीजन बाहर ब्लड के अंदर आता है और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो ब्लड से तो ये डिफ्यूजन से ऑक्सीजन जो है वो ब्लड के अंदर जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड जो है ब्लड में वो फिर एल्वियोलाई के अंदर आता है बाहर जाने के लिए.
तो अब थर्ड स्टेप है, ये ऑक्सीजन रिच ब्लड जो है ये लंग से हार्ट को जाता है, हमें बताए, और हार्ट से सभी पार्ट्स ऑफ द बॉडी को ट्रांसपोर्ट होता है। ये है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ब्लड। नेक्स्ट इज फोर्थ स्टेप, जो ये ब्लड जो है ये सभी पार्ट्स को जाता है और ये एक एक सेल में डिफ्यूजन होता है। ये डिफ्यूजन में ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन रिच ब्लड जो है, ये ऑक्सीजन सेल के अंदर जाता है और ये सेल में जो वेस्ट कार्बन डाइऑक्साइड है वो कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड के अंदर आता है। तो ये फिफ्थ स्टेप है, जो ऑक्सीजन हमने सेल्स को दी है, ये ऑक्सीजन यूटिलाइज होता है किसके लिए? कैटाबॉलिक रिएक्शन यानी ब्रेकडाउन रिएक्शंस के लिए, और कार्बन डाइऑक्साइड प्रोडक्ट की तरह बाहर आता है। Mechanism of breathing. Breathing involves two stages: inspiration, during which atmospheric air is drawn in, and expiration, by which the alveolar air is released out. तो ब्रीदिंग में ये मैकेनिज्म यानी ये प्रोसेस ब्रीदिंग के प्रोसेस में है, वो लगभग 2 स्टेप्स हैं। ये 2 स्टेप्स क्या है? पहला स्टेप है इंस्पिरेशन, इसमें हमारे एटमॉस्फेयर में जो एयर है वो अंदर जाता है, और एक्सपिरेशन जो है हमारे एल्वियोलाई में जो एयर है ना, एल्वियोलर मतलब हमारे वो जो सैक्स है, एयर सैक्स, लंग्स में जो सैक मैंने बताया है वो है एल्वियोलाई। उस एल्वियोलाई में जो एयर है वो बाहर आता है, उस बाहर आने के प्रोसेस को एक्सपिरेशन कहा जाता है। The movement of air in and out of the lungs is carried by creating a pressure gradient between the lungs and the atmosphere. तो ये इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन कैसे होता है? ये होता है जब हम प्रेशर डिफरेंस क्रिएट करते हैं, प्रेशर ग्रेडियंट यानी डिफरेंस ऑफ प्रेशर। तो हम प्रेशर डिफरेंस क्रिएट करते हैं लंग के अंदर और एटमॉस्फेयर में। जो एटमॉस्फेयर और लंग्स में जो एटमॉस्फेरिक एयर और हमारे लंग्स में जो प्रेशर डिफरेंस है, उसकी वजह से हम सांस एयर को अंदर लेते हैं या बाहर फेंकते हैं। तो ये हमने ऑलरेडी मैंने बताया है कि जो लंग जो है उसके वॉल्यूम को हम डायरेक्टली चेंज नहीं कर सकते हैं। तो ये थोरैसिक कैविटी यानी जो चेस्ट कैविटी में जो लंग है वो कैविटी है, उस कैविटी में उस कैविटी के वॉल्यूम को हम चेंज करेंगे तो उस कैविटी के वॉल्यूम चेंज होता है और फिर उसकी वजह से हमारे लंग के वॉल्यूम चेंज होता है, और लंग के वॉल्यूम जब चेंज होता है लंग में जो है वो प्रेशर चेंज होता है और इससे इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन होता है। तो अब हम इंस्पिरेशन को प्रॉपरली देखेंगे और एक्सपिरेशन को प्रॉपरली देखेंगे। तो इंस्पिरेशन कब होता है? Inspiration occurs if the pressure inside the lung, that is the intrapulmonary pressure, is less than the atmospheric pressure. That is, there is a negative pressure in the lungs with respect to the atmospheric pressure. तो इंस्पिरेशन कब होता है? कब हम सांस लेते हैं, कब हमारा एटमॉस्फेरिक एयर अंदर जाता है। तो ये जाता है इफ जो प्रेशर जो है हमारे लंग्स में, लंग्स के अंदर प्रेशर को हम इंट्रापल्मोनरी प्रेशर कहते हैं, इंट्रापल्मोनरी प्रेशर। तो ये इंट्रापल्मोनरी प्रेशर जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम होता है तब एयर अंदर जाता है, यानी एयर एटमॉस्फेयर में जो एयर है वो एटमॉस्फेयर से हमारे लंग के अंदर जाता है, यानी एटमॉस्फेयर दैट इज हायर प्रेशर से जो लोअर प्रेशर हमारे लंग में है वो एयर मूव होता है फ्रॉम हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर। तो इसे और एक तरीके से भी कहा जाता है कि हमारे लंग्स में जो है वहाँ नेगेटिव प्रेशर है। नेगेटिव प्रेशर कैसे? जब हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कंपेयर करते हैं वो हमारे लंग्स के प्रेशर बहुत कम है और उसे नेगेटिव प्रेशर कहते हैं। तो इंस्पिरेशन कब होता है? जब हमारे इंट्रापल्मोनरी प्रेशर यानी हमारे लंग में जो प्रेशर है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम होता है।
expiration takes place when intrapulmonary pressure is higher than the atmospheric pressure. The diaphragm and specialized set of muscles, external and internal intercostal muscles between the ribs, help in the generation of such gradients. तो एक्सपिरेशन कब होता है? एक्सपिरेशन होता है जब हमारे इंट्रापल्मोनरी प्रेशर यानी हमारे लंग में जो प्रेशर है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज्यादा है। तो जब हमारे लंग प्रेशर ज्यादा होगा तो लंग से वापस एयर बाहर आ जाता है एटमॉस्फेयर में। तो हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर। नेक्स्ट इज द, तो ये प्रेशर डिफरेंस क्रिएट करने में कौन कौन मदद करता है? इस मदद करने में एक स्पेशल सेट्स ऑफ मसल्स है, वो है इंटरनल एंड एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स। जो रिब के जो है उनके बीच में जो मसल्स हैं उसे एक्सटर्नल और इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स है, वो रिब्स के बीच में है। ये एक स्पेशल सेट ऑफ मसल्स है जो सच प्रेशर डिफरेंस क्रिएट करने में मदद करता है। तो इस प्रोसेस को हम अच्छे से पढ़ेंगे। तो ये हमारा रिब केज है। मैंने इस डायग्राम में हम इस कैविटी को हम थोरासिक कैविटी कहते हैं, इसमें अच्छे से दे सकते हैं ना। तो ये है स्टर्नम, हमारा रिब्स जो है ये स्टर्नम में अटैच होता है। ये है स्टर्नम, ये है वर्टिब्रल कॉलम। तो वी हैव डॉर्सली वी हैव द वर्टिब्रल कॉलम, यानी पीछे वी हैव वर्टिब्रल कॉलम। फ्रंट यानी हमारे वेंट्रल साइड में हमारे स्टर्नम है और हमारे लैटरल यानी साइड में है हमारी रिब केज है, और ये डायफ्राम है डोम शेप्ड में। तो ये हमारे रिब्स जो है यहाँ देख सकते हैं ना, हमारे दो रिब हैं। रिब इसके बीच में जो मसल है ये है इंटरकोस्टल मसल्स। सो बाहर जो ये मसल है, बाहर का मसल है, ये है एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल, और जो इनसाइड में जो है ये है इंटरनल इंटरकोस्टल मसल। तो ये हमारे एक्सपिरेशन और इंस्पिरेशन में मदद करता है। कैसे? प्रेशर ग्रेडियंट बनाता है और इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन में मदद करता है। तो ये मैंने आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए इस पिक्चर को अटैच किया है। इंस्पिरेशन, तो ये इंस्पिरेशन को पढ़ने के पहले मैं और एक बात क्लियर करना चाहती हूँ। ये है एंटीरियर पार्ट, एंटीरियर यानी सबसे ऊपर, ये है पोस्टीरियर यानी सबसे नीचे। तो एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस मतलब ये एक्सिस, ओके, इस एक्सिस। और ये है डॉर्सल साइड, मैंने ऑलरेडी बताया कि ये पीछे में है वो डॉर्सल, और ये फ्रंट है वेंट्रल, ये पोस्टीरियर एंटीरियर वो भी कहते हैं। और ये है डॉर्सल वेंट्रल एक्सिस और पोस्टीरियर एंटीरियर एक्सिस। तो ये है एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस, ये है डॉर्सल वेंट्रल एक्सिस। तो ये हमें ध्यान रखना चाहिए और इसको बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करना चाहिए ताकि हम एक्सपिरेशन और इंस्पिरेशन को अंडरस्टैंड कर सके। तो पहला है इंस्पिरेशन कैसे होता है। इट इज इनिशिएटेड बाय द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम which increases the volume of thoracic cavity in the anterior posterior axis. The contraction of external intercostal muscles lifts up the rib and the sternum, causing an increase in the volume of the thoracic chamber in the dorsoventral axis. तो पहला क्या होता है? पहला डायफ्राम जो है वो कॉन्ट्रैक्ट होता है। कॉन्ट्रैक्ट होने से जो थोरैसिक चेम्बर का जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज होता है एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस में। हम देखेंगे ये हमारा डायफ्राम है। जब हमारा डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट होता है ये थोड़ा नीचे आता है, तो नीचे आने से ये वॉल्यूम बड़ा हो जाता है। लंग का जो वॉल्यूम है ये किस एक्सिस में बड़ा हो रहा है? ऐसे नीचे आएगा तो हमारे एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस जो है ये एक्सिस, उस एक्सिस में वॉल्यूम बड़ा होता है लंग्स में। और दूसरा नेक्स्ट स्टेप है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स। दिस कॉन्ट्रैक्शन जो कॉन्ट्रैक्शन है एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स का, ये स्टर्नम को लिफ्ट करता है, यानी लिफ्ट करता है ताकि थोरैसिक चेम्बर का वॉल्यूम बड़ा हो जाए डॉर्सो वेंट्रल एक्सिस में।
तो ये जो रिब्स है, हमारे रिब्स में जो मसल्स है ये कॉन्ट्रैक्ट होता है, हमारा एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स, और ये लिफ्ट होता है, इस डायरेक्शन में ऊपर आता है ताकि इसका वॉल्यूम बढ़ सके। और ये वॉल्यूम किस एक्सिस में बढ़ता है? डॉर्सो वेंट्रल एक्सिस में ये बढ़ता है। तो मैं और एक बार बोलूंगी, इन इंस्पिरेशन द डायफ्राम इज कॉन्ट्रैक्टेड so that the volume is increased in the anterior posterior axis. Then the external intercostal muscles are also contracted so that the rib cage is lifted upwards and the volume of the lung is increased in the dorsal ventral, that is the dorsoventral axis, इस axis में. So this increases the overall volume or the overall pulmonary volume, and increase in pulmonary volume decreases the intrapulmonary pressure and forces the air to come inside. तो क्या होता है? मैंने बोला है कि ये कॉन्ट्रैक्शन जो है इस दोनों एक्सिस में वॉल्यूम को इंक्रीज करता है। ये इंक्रीज वॉल्यूम कॉसेस जो है ये पल्मोनरी वॉल्यूम, ये दोनों इंक्रीज से पल्मोनरी वॉल्यूम जो है वो बड़ा होता है। और जब हमारा पल्मोनरी वॉल्यूम इंक्रीज होता है, हमारे इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर जो है, इंट्रापल्मोनरी प्रेशर जो है वो रिड्यूस होता है। हमें पता है कि जब वॉल्यूम बड़ा होता है प्रेशर रिड्यूस होता है, बोथ आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो जब हमारे पल्मोनरी वॉल्यूम बड़ा होता है, हमारे इंट्रापल्मोनरी प्रेशर कम होता है, और जब हमारे प्रेशर लंग के अंदर जो प्रेशर कम होता है, बाहर से एयर हमारे लंग्स के अंदर आता है। ये है प्रोसेस ऑफ इंस्पिरेशन। तो और एक बार मैं जल्दी से बोलूंगी, हमारे कॉन्ट्रैक्शन डायफ्राम और एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स जो है उनके कॉन्ट्रैक्शन से द ओवरऑल हमारे थोरैसिक वॉल्यूम इंक्रीज होता है। जब थोरैसिक वॉल्यूम इंक्रीज होता है, हमारे पल्मोनरी वॉल्यूम भी इंक्रीज होता है, यानी लंग का वॉल्यूम इंक्रीज होता है। जब हमारे पल्मोनरी वॉल्यूम इंक्रीज होता है, पल्मोनरी प्रेशर जो अंदर है, दैट इज इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर, रिड्यूस होता है, और हमारे एटमॉस्फेयर में बाहर प्रेशर ज्यादा है और एयर बाहर से अंदर आता है। ये है इंस्पिरेशन। सिमिलरली एक्सपिरेशन भी होता है। तो हम एक्सपिरेशन को देखेंगे। एक्सपिरेशन में रिलैक्सेशन ऑफ द डायफ्राम एंड इंटरनल intercostal muscles returns the diaphragm and sternum to their normal position and reduces the thoracic volume. तो हमें पता है कि अब हमारे डायफ्राम्स जो है ये रिलैक्स होता है, डायफ्राम्स एंड द इंटरकोस्टल मसल्स जो है ये रिलैक्स होता है और उनके प्रीवियस पोजीशन में आते हैं, और हमारे थोरैसिक वॉल्यूम जो है उनको डिक्रीज करता है। ये थोरैसिक वॉल्यूम जब डिक्रीज होता है, पल्मोनरी वॉल्यूम डिक्रीज होता है, और जब हमारे पल्मोनरी वॉल्यूम यानी लंग का वॉल्यूम डिक्रीज होता है, हमारे इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर जो हमारे लंग के अंदर प्रेशर है वो बढ़ता है। ये हमारे लंग्स के अंदर बहुत ज्यादा प्रेशर है और एटमॉस्फेयर में लोअर प्रेशर है, तो एयर हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर यानी लंग से एटमॉस्फेयर में आता है, और ये हम इस प्रोसेस को एक्सपिरेशन कहते हैं, यानी एक्सपेल्शन ऑफ एयर फ्रॉम द लंग्स टू द एटमॉस्फेयर, इसे एक्सपिरेशन कहते हैं। तो ये थर्ड पॉइंट देखिए, वी हैव द एबिलिटी टू इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन विद द हेल्प ऑफ एडिशनल मसल्स इन द एब्डोमेन। हमारे एब्डोमेन यानी स्टमक के रीजन में जो मसल्स है, उन मसल्स को यूटिलाइज करके हम ये जो इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन जो कर रहे हैं उनके प्रोसेस को और स्ट्रेंथन और बढ़ सकते हैं। तो हमारे हेल्दी ह्यूमन में हम 12 to 16 टाइम्स ब्रीथ करते हैं 1 मिनट में, क्या आप थोड़ा ध्यान लीजिए। और फिर हमारे स्पाइरोमीटर जो है ये एक इंस्ट्रूमेंट है। ये स्पाइरोमीटर क्या करता है, ये हमारे ब्रीदिंग मूवमेंट्स को मेजर करता है, यानी कितना एयर अंदर जा रहा है, कितना एयर बाहर आ रहा है, इस सबको काउंट करने के लिए और मेजर करने के लिए ये एक इंस्ट्रूमेंट है, ये स्पाइरोमीटर है। और ये हेल्प करता है
पल्मोनरी फंक्शन को एसेस करने के लिए हम कैसे, हमारा ब्रीदिंग रेट कैसा है, हमारा इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन रेट कैसा है, इन सब को असेस करने के लिए ये हमारा इंस्ट्रूमेंट है स्पायरोमीटर। तो आज के लिए बस है बच्चों, बाय बाय।